जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 147 तक को देख लिया था। अब हम समझेंगे CAG यानी कि कंप्यूटोरियल एंड ऑडिट जर्नल। देखिए जहां पर भी आप जर्नल सबको देखिए समझ जाइए कि वो अपने मतलब उस डिपार्टमेंट का वो सबसे बड़ा अधिकारी है। अब हम चर्चा करेंगे CAG का। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? नियंत्रक यानी कि कंप्यूटोरियल क्या होता है? नियंत्रक, कंट्रोल करने वाला एवं महालेखा परीक्षक इसे हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटोरियल एंड ऑडिट जनरल। यह अपने डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा होता है। देखिए हमारे संविधान में CAG का पद को कब लाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे क्या किया गया? हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। जो आपका CAG की चर्चा किया गया है वो अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसकी चर्चा है। यानी कि इतना अनुच्छेद में CAG की चर्चा की गई है। यानी कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहां तक देख लिया था? तो अनुच्छेद 147 तक को देख लिया था। अब चालू होगा अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। उसमें किसकी चर्चा की गई है? तो उसमें सिर्फ CAG की चर्चा की गई है। आखिर ये इतना पावरफुल क्यों होते हैं? देखिए जो आपका CAG होते हैं यह बहुत ही पावरफुल होते हैं। इन्हें कागजी शेर कहा जाता है। इन्हें कागजी शेर क्यों कहा जाता है? तो यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का रुपया रुपया का हिसाब रखता है। एक एक रुपया का हिसाब रखते हैं कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा कहाँ खर्च किया या स्टेट गवर्नमेंट ने ये पैसा कहाँ खर्च किया। RBI का काम का है नोट छाप देना। खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, कितना घोटाला हुआ है, कितना नहीं हुआ, इसका जांच कौन करता है? तो CAG इसका रिपोर्ट तैयार करती है। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए इसका शुरुआत कहां से होगा? तो अनुच्छेद 148 से। तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत में एक CAG का पद होगा जिसका नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब करेंगे। यानी कि देखिए नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, कहेंगे कि इस व्यक्ति को CAG नियुक्त कर दिया जाए, तब तक राष्ट्रपति साहब का हिम्मत नहीं है कि उसे CAG नियुक्त कर दें। यानी कि नियुक्त कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब इन्हें नियुक्त करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 6 साल तक, यानी कि जिस दिन से CAG बनेंगे उस दिन से 6 साल तक अपने पद पर रहेंगे और 65 वर्ष की उम्र तक रहेंगे। मान लीजिए एक किसी व्यक्ति को CAG बना दिया जा रहा है, उसे असुविधा महसूस रही है या किसी कारणवश अपने पद को वो छोड़ना चाह रहा है, तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति साहब को देंगे। अब आप ही सोचिए कि इन्हें नियुक्त कौन कर रहा है, सलाह कौन दे रहा है? तो प्रधानमंत्री। नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। यानी कि ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, यानी कि यह बहुत बड़ा पद है, तभी तो प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं कि इस व्यक्ति को CAG नियुक्त किया जाए। समझ रहे हैं ना, यह बहुत बड़ा पद है, इसलिए इनकी नियुक्ति के लिए इतनी सारी प्रक्रिया है, तो फिर हटाने के लिए सिंपल प्रक्रिया थोड़ी ना है। तो इनको भी हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाएगा। एक बात जान लीजिए, जिस व्यक्ति का नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब करते हैं या उन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है, वो छोटे मोटे आदमी होते हैं। तो सोचिए CAG कितना बड़ा पद है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस व्यक्ति को CAG नियुक्त कर दिया जाए। यानी कि नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब करेंगे। वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति साहब को अपना त्याग पत्र देंगे। उन्हें हटाने के लिए कैसे हटाएंगे? तो महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटाएंगे। इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 148 में की गई है। अब इन लोगों के पास पावर क्या होता है? इसका चर्चा अनुच्छेद 149 में की गई है। आखिर इन लोगों के पास शक्ति क्या होती है? तो कहा गया है कि CAG की शक्ति की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 149 में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कितना पैसा खर्च किया है इसकी जांच कौन करता है? तो CAG करते हैं। यानी कि आपका चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कितना कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना कहाँ खर्च हुआ है, इसकी जांच कौन करेगा? तो CAG ही करेंगे। मान लीजिए यूपी को 3.5 लाख करोड़ रुपया मिलता है। अब वो पैसा कितना खर्च हुआ, कहां पर खर्च हुआ, इसका मतलब लेखा जोखा कौन करेगा? तो CAG आएंगे। अब बताइए CAG इतना सारा काम कैसे करता है? समझिए कितना बड़ा पावर है कि बताइए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी लेखा जोखा कर रहा है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट का लेखा जोखा करने के लिए कोई अलग अधिकारी होता है? नहीं, इन लोगों के पास अपना अधिकारी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का CAG आता है तब जांच करता है कि चोट्टा पुल घोटाला में तू 100 करोड़ मुख लिया है, तू चोट्टा कहीं घोटाला 100 करोड़ का हुआ है, तो कौन करता है? CAG साहब करते हैं। कौन? तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का CAG
स्टेट गवर्नमेंट का जो लेखा जोखा होता है उसकी जांच सीएजी ही करते हैं। जो सीएजी होते हैं वह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ वह इंडस्ट्री की भी जांच करते हैं। अब इंडस्ट्री का होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 150 में की गई है। देखिए सरकार की बहुत सारे विभाग है, जैसे मान लीजिए आपका कोयला विभाग हो जाएगा, उसमें कितना घोटाला हुआ, पेट्रोलियम विभाग हो जाएगा, बहुत सारे विभाग है, इसकी भी जांच कौन करता है? तो सीएजी ही करते हैं। यह जो सीएजी होते हैं इनके पास बहुत सारी पावर होती है। अब सोचिए ना भैया, एक तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की आपका जांच करिए रहा है, दूसरा बात इंडस्ट्री की भी जांच कर रहा है कि आपका तेल घोटाला कितना हुआ, ये कोयला की कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, जितना जांच करता है वो सीएजी साहब ही करते हैं। अब आप सोचिए कि ये बंदा अकेले इतना काम कैसे कर सकता है? भैया कोई अकेले काम कोई कितना कर सकता है? तो ये जो सीएजी होते हैं यह अकेले काम नहीं करते हैं कभी भी। तो इनके क्या किया जाएगा? इनके बैकअप के लिए किसी को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा कि नहीं? तो क्या किया जाता है, यूपीएससी एक परीक्षा लेती है, परीक्षा यदि आपका अच्छा खासा नंबर आ जाए तो आपका एक पद मिलता है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस यह भी क्या करते हैं? तो सीएजी की तरह यह भी जांच करते हैं। फिर आपका छोटा लेवल पर आ जाइए पीसीएस लेवल पर, तो पीसीएस भी एक परीक्षा लेती है जिसे हम आरओ कहते हैं, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। यह भी आपका सीएजी की तरह ही जांच करते हैं। फिर आपका एसएससी सीजीएल एक परीक्षा लेती है, एसएससी सीजीएल परीक्षा लेती है। यह क्या करती है भैया? यानी कि ऑफिसर बनाती है, ऑडिटर ऑफिसर। अब सोचिए ये जो आपका आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस होते हैं ना, हर जिला में होते हैं, यानी कि यूपी में मान लीजिए जितना जिला है सब जिला में आपका आईआरएस रहेंगे। अब क्या करेगा, सीएजी को पता चला रिपोर्ट देना है तो सीएजी घूम घूम जिला में कहेगा कि रे महाराज हमको रिपोर्ट दीजिए। हाँ, तुरंत आईआरएस से कहता है कि रे तुम्हारे जिला में जितना जितना पैसा मतलब हुआ है उसका सब लेखा जोखा निकालो। तो जितना जिला के आईआरएस हैं सब वो सब लेखा जोखा अपना निकाल देंगे सब। फिर इन सब को ऑर्डर देंगे कि तुम जांच कर सब सही है कि नहीं सही है। मतलब एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है सब। ये सब रिपोर्ट थमाते हैं सब राष्ट्रपति साहब को, यानी कि राष्ट्रपति का सहयोगी के लिए बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं। इसके नीचे आपका लेखपाल आएंगे सब, जितना छोटा मोटा जितना मतलब लेखा जोखा काम करते हैं सब, उन सबका बाप कौन है? सीएजी। यानी कि सीएजी सबको नियंत्रण करता है। आप सोचिए सीएजी के नीचे यूपीएससी वाला काम करते हैं आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनके नीचे काम करते हैं लोग। और अपना रिपोर्ट किसको देंगे लोग? तो सीएजी को रिपोर्ट देते हैं। सोचिए कितना बड़का पावर है सीएजी के पास, समझ रहे हैं ना? अब मान लीजिए कोई पुल बनाना है यूपी में, और पुल बनाने का मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, 500 करोड़ रुपए का क्या आ रहा है? पुल बनाने के लिए खर्च आ रहा है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? 500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, यानी कि यूपी की गवर्नमेंट को दे देगी। अब सीएजी क्या करेंगे? आएंगे और आपका स्टेट गवर्नमेंट से पूछेंगे कि तुम्हें 500 करोड़ रुपया मिला, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट कहेगा ठीक है हमको मिल गया है, तो कहेंगे ठीक है। अब पूछेंगे सीएजी कि वह पैसा तुमने क्या किया? तो भैया हमने पुल बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब क्या करेंगे? उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे और कहेंगे कि तो क्या 500 करोड़ रुपया मिला है? कहेगा हाँ मिला है। कहेंगे ठीक है, तू 500 करोड़ रुपया का क्या खर्च किया यही बता। तो जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा बताएगा कि गिट्टी आया, छड़ आया, बालू जो भी आया वो बताएगा। यानी कि इन सब का जांच करते हैं, एक एक रुपया का हिसाब रखते हैं सीएजी। इसलिए ना कागजी शेर कहा जाता है, नोच लेते हैं। अगर 1 रुपया गड़बड़ हुआ ना तोड़ देते हैं तुरंत। बहुत खतरनाक होते हैं सीएजी, रिपोर्ट तुरंत इन लोग को देना पड़ता है, नहीं नौकरी खा जाते हैं इनका, समझ रहे हैं ना? एक एक रुपया का हिसाब रखते हैं, इसलिए हम कागजी शेर कहते हैं। यानी कि अनुच्छेद 151 में कहा गया है। अब देखिए मान लीजिए इन लोगों ने अपना रिपोर्ट सीएजी को दे दिया, अब सीएजी अपना रिपोर्ट किसको देंगे? यहीं पर होता है दिक्कत। देखिए जो सीएजी होते हैं वह अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति साहब को देंगे। किसको देंगे? तो प्रेसिडेंट साहब को अपना रिपोर्ट देते हैं। हर जिला, हर मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया उसका लेखा जोखा बना लेंगे, उसका हिसाब किताब बना लेंगे और अपना रिपोर्ट ये राष्ट्रपति साहब को दे देते हैं। अब ये राष्ट्रपति जो साहब होते हैं वो जो रिपोर्ट जो जिन्होंने सीएजी ने उनको दिया था, ये रिपोर्टवा दे देते हैं लोकसभा का जो स्पीकर, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उनको रिपोर्ट थमा देते हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट का जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। आप बताइए कि इस रिपोर्ट का जांच की जिम्मेदारी लोक लेखा समिति को क्यों दी गई है? समझिए इसको। हमने आपको बताया था जब लोक लेखा समिति हम लोग देख रहे थे कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य को लिया जाता है, जिनमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है जो सीएजी होता है उसका नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति साहब कर रहे हैं, पता चला सरकार किसी का है और प्रधानमंत्री सरकार का बनेगा, वो सरकार जो है प्रधानमंत्री सीएजी को खरीद ले, कह देगा तू कह देना ना ये पैसा का सब काम हो गया, खर्च हो गया, तू बता देना घोटाला वोटाला कुछ नहीं हुआ है।
अब सीएजी का घोटाला नहीं हुआ, पैसा घोटाला हो गया रहेगा। इसलिए कहा गया है कि इनका जो रिपोर्ट होगा सीएजी का रिपोर्ट, वह लोक लेखा समिति को लोक लेखा समिति जांच करेगी। ध्यान से समझिएगा कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, बता दिए हैं कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का पार्टी होता है। छोटा विपक्ष वाला खोजबे करते हैं, सब गड़बड़ कर तो घोटाला कर बता रहे हैं, नाम डुबा देंगे तुम्हारा, समझ रहे ना। इसीलिए आपका सीएजी का रिपोर्ट को जांच करने का जिम्मेदारी किसको दिया जाता है, लोक लेखा समिति। कितना अध्यक्ष होते हैं, 22 को सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसीलिए इनको दे दिया जाता है, ले जांच करो, कहे विपक्ष के हैं सब, इसीलिए दे दिया जाता है जांच करने के लिए, समझ रहे ना। यानी कि सीएजी अपना रिपोर्ट किसको सौंपते हैं भैया, राष्ट्रपति साहब को। राष्ट्रपति साहब किसको सौंपते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर को, और लोकसभा के स्पीकर किसको सौंपते हैं, तो लोक लेखा समिति। बताइए, जो अब क्वेश्चन पूछेगा कि सीएजी साहब का रिपोर्ट का जांच कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं, नहीं। लोकसभा स्पीकर करते हैं, नहीं। कौन करता है, तो लोक लेखा समिति इनके रिपोर्ट की जांच करती है। यदि लोक लेखा समिति ने कहा कि ठीक है सीएजी ने अपना रिपोर्ट सही बनाया तो सही हो जाएगा, कहेगा कि नहीं छोटा घोटाला किया है तू, घोटाला आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी कि आपका सीएजी का रिपोर्ट का जांच कौन करते हैं, तो लोक लेखा समिति करते हैं। यह था आपका सीएजी कंप्यूटोरियल एंड ऑडिट जर्नल, यानी कि ऑडिट करते हैं, जांच करते हैं कि कितना पैसा घोटाला हुआ है, कितना पैसा घोटाला नहीं हुआ है। यानी कि हम लोगों ने अनुच्छेद 151 तक को देख लिया। फिर शुरू से देखते हैं इसको। देखिए, जो हम लोग का भाग संख्या 1 था, भाग संख्या हम लोग भाग संख्या 5 पढ़ रहे थे, अरे 5 ना पढ़ रहे थे संघ। भाग संख्या 1 में कितना अनुच्छेद था, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को देख लिया था भाग संख्या 1 में। फिर हम लोगों ने देखा था भाग संख्या 2 में, कहां से भैया, तो ये 4 पर खत्म हुआ था, 5 से चालू हुआ, कहां तक जाएगा, अनुच्छेद 11 तक जाएगा। फिर आपका आता है भाग संख्या 3, ये आपका 11 पर खत्म हुआ तो 12 से चालू हुआ, कहां तक जाएगा, 12 से 35 तक जाएगा। फिर आपका आता है भाग संख्या 4, भाग संख्या ये 35 पर खत्म हुआ है तो 36 से चालू हुआ, कहां तक जाएगा, 51 तक जाएगा। फिर आपका आता है भाग संख्या 5, भाग संख्या 5 हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं, यह कहां से, तो 51 पर खत्म हुआ तो 52 से चालू हुआ और कहां तक जाएगा, 151 तक, जो फाइनली आज हम लोगों ने 151 को देख लिया। यानी कि भाग संख्या 5 तक को हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके आगे आता है भाग संख्या 6। देखिए, भाग संख्या 5 को जिन जिन लोगों ने बढ़िया से पढ़ा उसको भाग संख्या 6 में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें देश के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें संघ के बारे में, उसमें राज्य के बारे में, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम लोग राष्ट्रपति पढ़े हैं, वहाँ राज्यपाल पढ़ेंगे, यहाँ प्रधानमंत्री पढ़े हैं, वहां पर आपका मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हम लोग अनुच्छेद 151 तक को देख लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।